हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12th तक की NCERT मैथ और 11th व 12th का NCERT फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से पढ़ाई कीजिए और आने वाली हर परीक्षाओं को अच्छे अंकों से पास कीजिए और अपने माँ बाप, घर परिवार, स्कूल, गांव का नाम रोशन कीजिए और हमारी आपसे यही उम्मीद है। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा भौतिक विज्ञान कक्षा 11 अध्याय 3 का समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरण। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिन से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाए हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसका भी रीजन था कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी कमी थी, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सका। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब ऐसा ना हो, रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कि मैंने इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साधारण विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन और टी/, सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक करा दिया है। तो कृपया आप सभी लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। NCERT फिजिक्स क्लास 11 एग्जाम 2022-23 उस प्लेलिस्ट को खोलें और हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि ये भी आपको ये टॉपिक भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना है, देखिए आपको थोड़ा सा माना वगैरह लिखना है। तो मानापन को कैसे लिखना है कि मान लो कि अपने पास कोई वस्तु है, अब हमने उसको कोई समय नहीं दिया। अब नहीं दिया तो अर्थात t बराबर कितना मान लिया हमने, 0 समय। तो t बराबर 0 समय पर फ्रेंड्स वस्तु का कौन सा वेग हुआ, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या मान लेते हैं हम, u मान लेते हैं। और जब हमने वस्तु को कोई समय नहीं दिया, t बराबर 0 समय है, कोई बल नहीं लगाया, तो गतिमान तो होगी नहीं। तो उसमें अब जब गति नहीं करेगी वस्तु तो कोई विस्थापन भी नहीं होगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका 0 हो जाएगा। हम 0 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उसको t समय देते हैं। वस्तु को कितना समय देते हैं, t समय देते हैं, और बस t समय देते हैं। कोई बल वगैरह लगाते हैं, कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, s हो जाता है। और वस्तु का जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है। जी आपको मान के चलना है, आपको लिखना है। अपने पेन कापी निकाल लीजिए और बैठ के लिखिए। क्या लिखना है फ्रेंड्स कि माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा विस्थापन 0 है, तथा t समय पश्चात उसका विस्थापन s और अंतिम वेग कितना हो जाता है फ्रेंड्स, v हो जाता है। इतना माना आपको लिखना है। एक बार फिर से मिला लीजिए, एक बार फिर से लिखिए कि माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का वेग u तथा विस्थापन 0 है, और t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v तथा विस्थापन s हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण a हो, तो यदि वस्तु में उत्पन्न एक समान त्वरण a हो, तो फ्रेंड्स त्वरण का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, हो तब a बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, dv अपॉन dt। कितना होता है फ्रेंड्स, a बराबर dv अपॉन dt। ये dv क्या है, dv इसको हम डेल्टा v भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। क्या बोल सकते हैं, डेल्टा v भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी d लगा हो, यदि किसी भौतिक राशि में d लगा हो, तो समझ लेना कि ये उस राशि में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है dv मीन्स होता है वेग में परिवर्तन, और dt मीन्स होता है फ्रेंड्स समय अंतराल। तो आपको पता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण की सिंपल सी परिभाषा हमने कक्षा 9 10th में पढ़ी है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स,
त्वरण कहते हैं। तो हमने त्वरण का फॉर्मूला क्या लगाया, A बराबर dV अपॉन dt। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि dt को पक्षांतर कर दीजिए, इधर आपको गुणा करना है dt में। तो कितना आ जाएगा, A इंटू कितना होगा फ्रेंड्स dt, और बराबर कितना निकल के आएगा अपना dV। कितना निकल गया फ्रेंड्स dV। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स dV बराबर A इंटू कितना हो जाएगा आपका dt। और इसको आप चाहो तो समीकरण 1 दे सकते हो, और यदि नहीं देना हो तो आपकी मर्जी, मत दीजिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का अवकलन करना है। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का अवकलन करना है। और यदि फ्रेंड्स आपको अवकलन और समाकलन करना नहीं आते हैं तो अभी तो मेरे चैनल की शुरुआत है, आप चिंता मत करें, मैं आपको अवकलन और समाकलन के सूत्रों का और कुछ सवालों का वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, यहाँ पे समाकलन करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन। तो समाकलन करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा समाकलन का साइन। ये क्या होता है, समाकलन का साइन होता है। तो समाकलन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रीकेशन। तो समाकलन का साइन लगाते हैं फ्रेंड्स, और क्या लिखते हैं dV बराबर, इसी प्रकार आपको यहाँ समाकलन का साइन लगाना है और क्या लिखना है A इंटू dt। कितना लिखना है फ्रेंड्स, A इंटू dt। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है dV, और dV क्या है फ्रेंड्स, हमारा वेग में परिवर्तन। dV क्या है, हमारा वेग में परिवर्तन है फ्रेंड्स। और वेग हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है और एक वस्तु का क्या है फ्रेंड्स, अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग हमने क्या माना, u माना, और अंतिम वेग कितना माना फ्रेंड्स, v माना। तो u से लेके v तक हमारे समाकलन की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, लिमिट हो जाएगी। और लिमिट को हिंदी में बोलते हैं हम सीमा। जब भी हम समाकलन कहते हैं वहां पे हमें सीमाएं रखनी पड़ती है। तो हमने प्रारंभिक मतलब ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। प्रारंभिक चीज यहाँ रखी जाती है और अंतिम चीज आपको यहाँ लिखनी पड़ती है। तो हमारा प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो हमारी लिमिट हो गई u से लेके v तक। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए a इंटू dt। dt क्या है, समयांतराल, और समयांतराल कितने हैं फ्रेंड्स हमारे पास, 2। कौन, एक तो हमारा 0 समय है और दूसरा कितना है फ्रेंड्स, हमारा t समय है। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके कहां तक, t तक। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा इंट्रीकेशन, और कितना आएगा ये dV आएगा, और सीमा आएगी आपकी u से लेके v तक। और बराबर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए a क्या है, त्वरण है, और त्वरण कैसी है, एक समान है। मैंने माना में बोला था ना कि बस यदि वस्तु में उत्पन्न एक समान त्वरण a हो तो त्वरण फ्रेंड्स यहाँ पे नियत है, इसलिए फ्रेंड्स a का मान, त्वरण का मान नहीं बदलेगा। और जो चीज नहीं बदलती है, जो कांस्टेंट होती है, वो समाकलन से कहाँ निकल जाती है फ्रेंड्स, बाहर निकल जाती है। तो a आपका बाहर निकल जाएगा, और समाकलन के अंदर कितना बचेगा, 0 से लेकर t तक ये आपकी लिमिट हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये बन जाएगा आपका dt। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको समाकलन का क्या लगाना है फ्रेंड्स, सूत्र लगाना है। तो आपको पता है dV का समाकलन कितना होता है फ्रेंड्स, v होता है। ये सूत्र होता है, आप याद रख लें। यदि आपके पास dV है तो dV का समाकलन कितना होगा फ्रेंड्स, v होगा। यदि आपके पास dx है तो dx का फ्रेंड्स कितना होगा, समाकलन x होगा। यदि आपके पास फ्रेंड्स dy है तो dy का समाकलन कितना होगा, y होगा। यदि फ्रेंड्स आपके पास dt है तो dt का समाकलन कितना होगा, t होगा। कहने का मतलब है कि कुछ भी हो, यदि आप इसका समाकलन करते हो तो d हट जाएगा, आपकी वहीं की वहीं राशि आ जाएगी। ये आपके सूत्र होते हैं। तो आपका यहाँ dV है फ्रेंड्स, तो dV का समाकलन कितना हो गया, v हो गया। और जब समाकलन होगा तो dV हट जाएगा और समाकलन का साइन भी हट जाएगा, और लिमिट आ जाएगी आपकी पुस्तक में u से लेके कहाँ तक, v तक। और बराबर ये जो का त्यों लिखा रहने दो। और dt का समाकलन कितना होता है फ्रेंड्स, t होता है, और लिमिट आएगी आपकी कहाँ से, 0 से लेके t तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें सीमाएं रखना है। क्या रखना है फ्रेंड्स, लिमिट। और लिमिट का आपको फॉर्मूला याद करना है। लिमिट का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने क्या बताया, अपर लिमिट कौन है हमारी, ऊपर वाली, और लोअर लिमिट कौन सी है हमारी, नीचे वाली।
तो अपर लिमिट यानी उच्च सीमा में से आपको निम्न सीमा घटाना है। और सीमा रखनी कैसी है जी, आपका भी लिखा है, इस भी के स्थान पर एक बार आप उच्च सीमा रखोगे और इसी भी के स्थान पर एक बार आप यू सीमा रखोगे और बीच में माइनस का क्या लगाओगे, साइन लगाओगे, बस और कुछ नहीं करना, हो गया। तो हम क्या करेंगे, भी के स्थान पर एक बार भी लिखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और भी के स्थान पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एक बार यू लिखेंगे। तो कितना बन जाएगा हमारा भी माइनस यू, बस रख गई लिमिट। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ए हमारा जो का त्यों रहेगा और ब्रैकेट चालू करेंगे और एक बार टी के स्थान पे क्या रखेंगे, हम टी रखेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और एक बार टी के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो यानी निम्न सीमा रखेंगे फ्रेंड्स। बस समझ लो, हो गया है। अब कितना बचा हमारा, ये भी माइनस यू जो का त्यों रहेगा बराबर। अच्छा, टी में से जीरो जाएगा फ्रेंड्स, कितना बचेगा, टी बचेगा और टी का जब ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एटी हो जाएगा। अब माइनस यू को यहाँ पक्षांतर कर दीजिए तो b बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, u प्लस एटी, क्योंकि माइनस का u है ना तो वो काय का हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि से। कितना सिंपल है, बस आपको ध्यान से हमारे वीडियो को देखना है और आपको बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यदि आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे, आपको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम गति के दूसरे समीकरण का निगमन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम गति के दूसरे समीकरण कि गति के दूसरे समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। प्रथम यहाँ पे कर देंगे हम द्वितीय, कितना करेंगे फ्रेंड्स, द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण के चलिए हम चलते हैं समीकरण के द्वितीय समीकरण का निगमन करते हैं गति के। और देखिएगा गति के द्वितीय समीकरण में जो हमने प्रथम समीकरण में थ्योरी लिखी थी वही थ्योरी आपको यहाँ लिखनी है। थ्योरी आपकी बदलेगी नहीं, सिर्फ करने का आपका तरीका बदलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें एक बार हम जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं। माना कि किसी वस्तु का, माना कि t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा विस्थापन कितना है फ्रेंड्स, 0 है और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v और विस्थापन s हो जाता है यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तो, यदि वस्तु में उत्पन्न एक समान त्वरण a हो तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, समीकरण a में समीकरण a में हमने क्या किया था, त्वरण का फॉर्मूला लगाया था। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कंठस्थ कि समीकरण प्रथम समीकरण का जब हमने निगमन किया था तो प्रथम समीकरण के निगमन में हमने त्वरण का फॉर्मूला लगाया था। अब जब हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे तो उसमें हम काय का फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, वेग का। और आप जानते हो कि वेग v बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, dx अपॉन dt। v बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, dx अपॉन dt। और आपको पता होगा कि dx क्या है, dx आपका विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन, और dt क्या है, समांतराल, समय में परिवर्तन या समांतराल। तो आपको पता है कि जब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या विस्थापन बटे समय बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, आपका वेग होता है। तो हमने यहाँ पे वेग का फॉर्मूला लगाया कि v बराबर कितना होगा, dx अपॉन dt। मैंने क्या बोला था कि परिवर्तन के लिए हम डेल्टा का यूज भी करते हैं और d का यूज भी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको क्या करना है, dt का इधर गुणा करना है, dt का क्या करना है, इधर गुणा करना है v में। तो कितना हो जाएगा, v इंटू dt और बराबर कितना बचेगा हमारा dx। अब थोड़ा इसको या करके लिख दीजिए फ्रेंड्स, dx को आप पहले लिख दीजिए बराबर और v इंटू dt को कब लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण का हमने जब निगमन किया था तो v बराबर हमें कितना मिला था, u प्लस 80। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गति के प्रथम समीकरण से मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, dx बराबर आएगा फ्रेंड्स, v के स्थान पे क्या रखना है आपको, u प्लस 80 और इंटू कितना कर देना है फ्रेंड्स, dt। कहाँ से आया जी, गति के प्रथम समीकरण से।
गति के फर्स्ट समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से हमने मान रखा। फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, dt के अंदर गुणा कर देना है, तो कितना आएगा, dx बराबर बन जाएगा आपका u इंटू dt और प्लस कितना होगा फ्रेंड्स, at इंटू कितना हो जाएगा dt, और आपको dt के अंदर गुणा कर देना। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाँ, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर कितना दे सकते हो, 1 दे सकते हो। अब समीकरण 1 का हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर फ्रेंड्स, और समाकलन का साइन आपको पहले समीकरण में बता चुके कि आएगा आपका समाकलन का साइन ऐसा होता है, और dx आएगा बराबर, यहाँ कितना होगा फ्रेंड्स, समाकलन का साइन लगा दीजिए और u इंटू dt और प्लस फिर समाकलन का साइन लगा दीजिए और कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स dt। इस प्रकार से आपको करना है, सभी में समाकलन के साइन लगा देना है। और अब देखना है आपको कि हम लिमिट क्या रखें। तो यहाँ पे मैंने जो dx लिखा है, x मैंने किसको माना है, विस्थापन को, क्योंकि जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से दर्शाते हैं। तो x हमारा विस्थापन है। तो विस्थापन हमारे पास दो प्रकार के, जो पहले माना में हमने बोला था क्या, t बराबर 0 समय पर वस्तु का विस्थापन 0 माना था अपन ने, और t समय पश्चात उसका अंतिम उसका विस्थापन कितना मान लिया था फ्रेंड्स, s मान लिया। तो हमारे पास दो विस्थापन है, कितने हैं, 2। शुरुआत वाला है 0 प्रारंभिक, अंतिम विस्थापन कितना है, s है। तो ये dx विस्थापन है, तो यहाँ विस्थापन की लिमिट रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके s तक। इस प्रकार से आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे u है और क्या है आपके पास, dt है। कितना फ्रेंड्स, u है वो आपके पास dt है। तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम यहाँ पे t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि u क्या है, u तो हमारा प्रारंभिक वेग है, और जब हमने कोई समय ही नहीं दिया तो वो वेग क्यों बदलेगा, तो वो तो कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट राशि कहाँ होती है, समाकलन से बाहर, और जब u समाकलन से बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, dt बचेगा। और dt बचेगा फ्रेंड्स, तो dt के लिए हमारे पास दो समय है, एक 0 है एक t है। तो इसकी सीमा क्या रखनी है फ्रेंड्स, हम 0 से लेके t तक। इस प्रकार से सोचना है आप। इसमें कितना है फ्रेंड्स, 80 इंटू dt, कितना 80 इंटू dt, और ये क्या है, हमारी त्वरण है जो एक समान है, कांस्टेंट है, नियत है, ये कभी बदलेगी नहीं। तो त्वरण को हम समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, अंदर कितना बचेगा, t इंटू dt, और t क्या है फ्रेंड्स, समय है। समय की सीमा आप जानते हो, कितने समय हमारे पास, 2, एक 0 है और 2 कितना है, t है, 0 से लेके t तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, अभी dx ज्यों का त्यों लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे 0 से लेके s तक, ये ज्यों का त्यों बराबर। पहले जो नियत है उसको बाहर निकाल लें। u देखिए क्या है फ्रेंड्स, कांस्टेंट है, u को हम बाहर निकालते हैं तो समाकलन के अंदर क्या आएगा आपका, 0 से लेके t तक आएगा, और इधर कितना बचेगा फ्रेंड्स आपका, dt बचेगा। इसी प्रकार से प्लस फिर हम क्या करेंगे इसमें से फ्रेंड्स, a कांस्टेंट हमारा, तो a को हम कहाँ निकालेंगे, समाकलन से बाहर निकालेंगे, और सीमा आएगी आपकी 0 से लेके t तक, और अंदर कितना बचेगा फ्रेंड्स, t इंटू dt, ये बच जाएगा हमारा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बस अब यहाँ पे आपको समाकलन करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि dx का समाकलन कितना होगा आपका, x, अभी बताया था ना मैं प्रथम समीकरण में। तो dx का x, dy का y, du का u, dv का v, तो dx का समाकलन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा x हो जाएगा, और सीमा कितनी है आपकी, 0 से लेके s बराबर। ये देखिए फ्रेंड्स, u आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और dt का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, और सीमा कितनी रहेगी, 0 से लेके t तक, और प्लस, और फ्रेंड्स हमारा a ज्यों का त्यों रहेगा, और अब इसका अपकलन होगा, इसका समाकलन होगा कैसे। देखिए समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n बराबर, जो होता है फ्रेंड्स आपका x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन होता है n प्लस 1। ये होता है आपका समाकलन का फॉर्मूला।
एक्स की पावर इंट्रीकेशन ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ देखिए, यहाँ कितना है हमारे पास, t इंटू डी टी है। कितना है फ्रेंड्स, t इंटू डी टी है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से लिख के बता दूं, ये सॉरी इसके आगे मैंने dx नहीं लगाया। देखिए x की पावर n, समाकलन का चिन्ह x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर ये होता है। तो कितना होता है फ्रेंड्स, x की पावर n प्लस 1 और अपॉन कितना हो जाएगा n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो इधर x की पावर n है तो इधर कितना x के स्थान पर t है और t की पावर ये है, हाँ t की पावर कुछ नहीं है तो कितना आएगा हमारे पास 1। जिसकी पावर कुछ नहीं होती है तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। x की पावर n हो गया, अब dx है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका dt हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है x की पावर n प्लस 1। तो n का मान कितना है हमारे पास, 1 है ना। n का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 है, घात 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन कितना होता है n प्लस 1, और n का मान आपको पता है 1 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और सीमा कितनी हो जाएगी हमारी 0 से लेके t तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए तो कितना हो जाएगा x ज्यों का त्यों रहेगा और 0 से लेके s तक बराबर t आपका ज्यों का त्यों रहेगा और 0 से लेके कहाँ तक होगा t तक हो जाएगा और यहाँ पे आपका u रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस a ज्यों का त्यों। अब आपको यहाँ पता है t की पावर एक और एक कितने हो गई 2, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन और एक और एक 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक रहेगा आपका t तक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, बस अब रखना है आपको लिमिट, और लिमिट का आपको पता है कि लिमिट का सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे एक बार अपर लिमिट s और बीच में माइनस का साइन, और एक बार निम्न सीमा के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, x के स्थान पे 0 लिखेंगे निम्न सीमा को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लिखते हैं, तो उच्च सीमा क्या है हमारी s है और माइनस निम्न सीमा क्या है फ्रेंड्स 0, s माइनस 0 बराबर u ज्यों का त्यों रहेगा। इधर भी आपको पता है उच्च सीमा तो कितनी है t है, माइनस निम्न सीमा कितनी है 0 है, फिर प्लस a आपका ज्यों का त्यों है फ्रेंड्स। फिर इधर देखिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी t स्क्वायर बटे 2 और माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0 बटे कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमने सीमाएं रख दी। तो देखिएगा s में से 0 गया कितना बचा, s बचा बराबर t में से 0 गया तो t बचा और t का हमने u में गुणा किया तो कितना हो गया फ्रेंड्स ut हो गया। ठीक है, और प्लस इधर देखिए फ्रेंड्स t स्क्वायर बटे 2 और 0 माइनस 0 बटे 2, 2 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 आएगा और t स्क्वायर बटे 2 में से हम 0 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा t स्क्वायर 2 ही बचेगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से हम 1 बटे 2 को क्या लिख लेते हैं, हम बाहर लिख लेते हैं। और जब 1 बटे 2 को इसमें से बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ क्या बचेगा a बचेगा और ऊपर का कितना बचेगा केवल आपका t स्क्वायर। और यही क्या है फ्रेंड्स आपके गति का दूसरा समीकरण है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये गति का समाकलन विधि से गति के दूसरे समीकरण का निगमन आपको समझ में आया होगा। और आप हमारे वीडियो को जहां समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करें। और अगला जो गति का तीसरा समीकरण है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।